कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यूं तो देश के कई लेखकों ने अपनी कलम के जरिए दुनिया को अपने साहित्य से रूबरू कराया है, लेकिन विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर का अपना अलग ही स्थान है। वो एक ऐसे अकेले भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले गैर यूरोपीय भी थे। इसके अलावा उनके बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि वो दुनिया के अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। गुरुदेव के नाम से मशहूर रहे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य और बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। इस कार्यक्रम में आज हम इसी महान शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। टैगोर जी की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो महज 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। तो चलिए रविंद्रनाथ टैगोर की शुरुआती जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वो अपने माँ बाप की 13 संतानों में सबसे छोटे थे और आपको बता दें कि रविंद्रनाथ ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और उनके पिता भी अक्सर यात्राओं पर रहा करते थे। इसलिए रविंद्रनाथ का लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा किया गया। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसां के अग्र स्थान पर रहता था। वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई देविजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्णा कुमारी देवी एक कवित्री और उपन्यासकार थी। रविंद्रनाथ को पारंपरिक शिक्षा पद्धति पसंद नहीं थी, इसलिए कक्षा में बैठकर वो पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार की जागीरों पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ 1 दिन गए। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविंद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वो परिवार की जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास की कविताओं की विवेचना की। इसके बाद रविंद्रनाथ वापस घर लौट आए और सन 1877 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिख डाली। उनके पिता देवेंद्रनाथ अपने बेटे को बैरिस्टर बनाना चाहते थे और इसलिए रविंद्रनाथ को साल 1878 में इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया, पर कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़कर शेक्सपियर के साथ ही दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करने लगे। 1880 में बिना लॉ की डिग्री हासिल किए वो बंगाल वापस लौट आए और इसके बाद 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हो गया। वास्तव में पढ़ाई से ज्यादा रविंद्रनाथ की रुचि साहित्य में थी और इसीलिए वो साहित्य की तरफ खिंचते चले गए। महज 8 साल की उम्र में कविता लिखना यही बताता है कि उनके अंदर साहित्य को लेकर कितना अपार प्रेम था।
रविंद्रनाथ के पिताजी ने तो उन्हें इंग्लैंड तक पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो अपनी रुचि के अनुसार साहित्य की तरफ ही झुके रहे। शादी के बाद भी साहित्य की तरफ रविंद्रनाथ का रुझान बढ़ता ही चला गया। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से रविंद्रनाथ ने साहित्य में अपना योगदान देते हुए तमाम अनमोल रचनाओं को जन्म दिया। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदा नाम की जगह पर बिताया, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है। वहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। सन 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ वहां आकर रहने लगे। उन्होंने दूर तक फैली अपनी जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से जानने की कोशिश की। 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं भी लिखी। 1901 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वो यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण कराया। उन्होंने यहाँ बहुत से पेड़ लगाकर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। इसी जगह पर रविंद्रनाथ की पत्नी और 2 बच्चों का निधन हो गया। इसी दौरान साल 1905 में उनके पिता भी इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद रविंद्रनाथ को अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी उन्हें होने लगी। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें साल 1915 में नाइटहुड सम्मान दिया, लेकिन रविंद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस पुरस्कार को वापस कर दिया। साल 1921 की बात है, जब उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्डो एम हसर्ट के साथ मिलकर अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पद्य कोश लिखे। इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को रविंद्रनाथ ने छुआ। रविंद्रनाथ टैगोर एक बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा गरीबों की तरफ रहा। यही वजह थी कि गरीबों के लिए वो ज्यादा समर्पित थे। साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मगर वो आश्रम में रहकर गरीबों की सेवा में लगे रहे। गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की भी स्थापना की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जिंदगी में कौन कौन से आयामों को छुआ, जो कि आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की यात्राओं की बात की जाए तो उन्होंने सन 1878 से लेकर सन 1932 तक तकरीबन 30 देशों की यात्राएं की। उनकी यात्राओं का मुख्य मकसद अपनी साहित्यिक रचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना था जो बंगाली भाषा नहीं समझते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम बटलर यीस्ट ने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। रविंद्रनाथ की अंतिम विदेश यात्रा सन 1932 में सिलोन की थी। उल्लेखनीय है कि अधिकतर लोग उनको एक कवि के रूप में ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कविताओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, लेख, लघु कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे। एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे और इन गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। ये बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। लगभग 60 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और चित्रकला में रुचि दिखाना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी कला में विभिन्न देशों की शैली को समाहित किया है। उनके राजनीतिक विचार बहुत जटिल थे। उन्होंने यूरोप के उपनिवेशवाद की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी और कहा कि हमें आम जनता के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हम स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कई गीत लिखे हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मुद्दे पर हुए मतभेद को सुलझाने में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने अहम भूमिका निभाई। वैसे रविंद्रनाथ ने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए।
साल 1937 के अंत में वो अचेत हो गए थे और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे और फिर लगभग 3 साल बाद कुछ ऐसा ही हुआ। इसी दौरान वो जब कभी भी ठीक होते तो कविताएं लिखने लगते और उस समय लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को इस महान साहित्यकार ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई उनकी कविताएं भानु सिन्हा नाम से प्रकाशित हुई। लेखन के अलावा अगर बात करें उनके देश प्रेम की तो रविंद्रनाथ टैगोर घोर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कई दफा ब्रिटिश राज की आलोचना करते हुए आज़ादी की मांग की थी। इससे भी बड़ी बात तो ये कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने तुरंत अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाइटहुड सम्मान त्याग दिया। कुछ इसी तरह की शख्सियत के इंसान थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनसे आज भी लोग प्रभावित हैं और जिनको आज भी उनकी महानता के लिए हर बार याद किया जाता है। अगली बार फिर अपने इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे ऐसे ही किसी महान शख्सियत की महान दास्तां को लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।